22 बार इन्होंने आईएमएफ को झूठ बोला और चूना लगाया। इन्होंने चीनियों को धोखा दिया, उनके ये 24 अरब डॉलर खा गए सीपैक के। इन्होंने सऊदी अरब को नहीं छोड़ा। इस दफे इंडियंस ही आकर कहेंगे कि भाई बेफिक्र रहे, हम कोई पानी नहीं छोड़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उन्होंने अपस्ट्रीम अपने इतने डैम्स बना लिए हैं। अगर आप इंडस वाटर कमीशन की बात करें, इतनी बैड परफॉर्मेंस इस मुल्क में, ये जो अयूब खान के ज़माने में जो कुछ हुआ, हमने 3 रिवर सरेंडर की, उसके बाद आपने कुछ रख लिया अपने पास, उसके ऊपर भी इंडिया ने कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे अपने अपस्ट्रीम पे डैम्स बनाए। भाई आप तो 100 रुपए देने वाले थे एक दिन में, 1 महीना हो गया। चश्मा ऐसे लिया। भाई साहब आप कौन है? अरे आप कौन है मतलब? मैं मेजर गौरवारी, आपने मुझसे पैसे लिए थे? मुझे याद तो नहीं है यार, मुझे ऐसा याद तो नहीं पड़ता कि मैंने आपसे पैसे लिए। चलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं बाद में बात करूं। ये काम इन्होंने आईएमएफ के साथ कराए और 22 बार कराए। 22 बार इन्होंने आईएमएफ को झूठ बोला और चूना लगाया। इन्होंने चीनियों को धोखा दिया, उनके ये 24 अरब डॉलर खा गए सीपैक के। इन्होंने सऊदी अरब को नहीं छोड़ा, इन्होंने यूएई को नहीं छोड़ा। मैं बार बार क्या कहता हूं कि यार डायन भी ना 3 घर छोड़ती है। पाकिस्तान तो डायन से भी बुरा है, तो उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो ठग्गू के लड्डू है ना कानपुर पे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, और दैट इज फॉर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है, कह रहा है कि हम पे विश्वास नहीं करते, हम पे भरोसा नहीं करते, कह रहे तुम लोग झूठ बोलते हो यार, वादा खिलाफी करते हो। अब आईएमएफ ने बोला है कि भाई सबसे पहले तुम पूरा काम करोगे, तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम्हारा सर फट जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले तुम सारी चीजें करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो चले गए वहां पे, गोरे चले गए वहां से। अब उन्होंने बोला कि जो भी बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगी, अब तुम पहले करो और फिर हम आके चेक करेंगे तुमने करा कि नहीं करा, और फिर हम सोचेंगे कि तुम लोन दो नहीं कि नहीं। अब ये पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से। The foundation of your economy does not exist. ये मुकालमा हो रहा है। मैंने कहा हाउ कम? कहने लगे भाई you always keep screaming and saying that you have a lot of agriculture in your country. आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर बेस के लिए इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन तो आपके पास है नहीं, पानी तो नहीं है आपके पास। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा भाई 10-10 रुपए लेके हमसे डैम तो बनाने की कोशिश की थी। तो कहने लगे ऑल योर एफर्ट्स आर हाफ हार्टेड एफर्ट्स, स्लिप शॉर्ट अरेंजमेंट्स। मैं चुप हो गया। कहने लगे देखो भाई एग्रीकल्चर के लिए यू रिक्वायर वाटर, you have five dry rivers and you are trying to claim that you have agriculture in your country. मैं फिर खामोश। उन्होंने कहा agriculture only takes place in your country around the rivers and the tributaries, जबकि आपके पास इतना elaborate canal system है जो कि अंग्रेज बना के गया, but unfortunately you have shrunk and you have no further capacity, और आपकी पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। मैं फिर चुप। फिर मैंने कहा नो वी आर इंडस्ट्रियल कंट्री। उसने कहा इंडस्ट्री आपके मुल्क में कहां है? आप तो खुद एनुअली अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताते हो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मिनिस्कुअल इजाफा हुआ। उन्होंने कहा भाई अदर कंट्रीज इन योर रीजन आर प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडस्ट्री। टेक फॉर एग्जांपल कंबोडिया और लाओस, इवन वियतनाम, इवन बांग्लादेश। तो मैं फिर चुप। मैंने कहा यार, कहने लगे भाई स्टॉप फैल्सिफाइंग नंबर्स, ट्राई टू टॉक ऑन फैक्ट्स। मैंने कहा सर 2 सेक्टर तो आपने गोली मार के गिरा दिया हमारे, एग्रीकल्चर भी, मैन्युफैक्चरिंग भी। अब तीसरा सेक्टर हमारा सर्विसेज सेक्टर है। कहने लगे व्हाट यू वांट टू से दैट यू आर गुड हेयर ड्रेसर्स एंड बार्बर्स, तुम अच्छे नाई हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में। कहने लगे मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर है तुम्हारा, प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर। मैंने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं? कहने लगा ऐसा सेक्टर जो इतनी वैल्यू एडिशन करता हो कि उसकी एक्सपोर्ट से आप डॉलर कमाए। मैंने कहा ये आईटी सर्विसेज। या उसने कहा आईटी सर्विसेज, यू आर अ जोक। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स आर बिगर देन योर टोटल एक्सपोर्ट्स। मगर दिस मे नॉट बी ट्रू। चलो जो भी उन्होंने मुकालमा किया मैं उसको फर्जी तौर पर झूठा मानता हूं, और आज अपने फाजिल मेहमान जनाब इंजीनियर MA जवाब जो कि नायब सदर FPCCI हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। सर वेलकम करता हूं। सर बात कुछ ऐसी है कि ये मुकालमा मैंने आपके सामने फर्जी पेश किया। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के बारे में बताएं कि ये जिन साहब के साथ मेरी बात हुई, क्या वो सच बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे? क्या हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपेंड करने के बजाय श्रिंक हुआ है?
क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो इजाफा है वो सिर्फ हवा है और हवा में महलूल हो गया है, और क्या हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो एक्सपोर्ट के हिसाब से इतना बड़ा हो कि हमें डॉलर कमा के दे? जरा बताइएगा जी। देखें ना सर, बात दरअसल ये है कि जो भी आपने बातें कही उसमें एक जगह पे पानी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी एक इंडियन मिशन आ रहा है जी। तो इंडियन मिशन को हम ये कहेंगे कि भाई आप पानी छोड़ने से पहले हमें बता दिया करें सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड कि कहीं एक्सेसिव वाटर हमारे पर जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। मेरा ख्याल है इस दफ़े इंडियंस ये आकर कहेंगे कि भाई बेफिक्र रहे, हम कोई पानी नहीं छोड़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उन्होंने अपस्ट्रीम अपने इतने डैम्स बना लिए हैं। अगर आप इंडस वाटर कमीशन की बात करें, इतनी बैड परफॉर्मेंस इस मुल्क में, ये जो अयूब खान के ज़माने में जो कुछ हुआ, हमने 3 रिवर सरेंडर की, उसके बाद आपने कुछ रख लिया अपने पास, उसके ऊपर भी इंडिया ने कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे अपने अपस्ट्रीम पे डैम्स बनाए हैं। अब उस डैम्स की वजह से ये मैं नहीं कहता हूँ कि कवानीन बैनुल अक़वामी कवानीन जिसके मद में वर्ल्ड बैंक भी शामिल थी उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट होगी, मगर क्योंकि ये इश्यूज़ उनके हाथ में होते हैं तो वो अगर इंक्रोचमेंट करें, जब तक आप शिकायत करें, जब तक कोई शिकायत का अदाला हो, जब तक कोई चीज़ जो है वो फॉर्मली वो अप्रूव करेंगे, मेडिएट करेंगे, तब तक काम ख़राब हो चुका होता है। अब हम वापस आएँ कि आपने बाकी जो चीज़ों की बात की कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमी होती तो फिर आज 22% ऑफ द एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल और 10% ऑफ द हमसे कलेक्शंस, इसके बीच में जो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार को गिराने की शायद कम करने की ज़रूरत थी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। उस सस्टेनेबल बेसिस में यही जो आपने बातें की कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना क्वालिटेटिव हो जाता कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंपोर्ट्स के रिडक्शन में मामनत करता। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से और क्वालिटेटिव जो है एक कंप्लायंस से वो उस सरप्लसेस को एक्सपोर्ट भी करता। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए, आपने जो आईटी की बात की, मेरा ख्याल है कि आपने ठीक की, क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से भी हम यही अब देख रहे हैं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश की सिर्फ एक सिंगल एक्सपोर्ट के ऊपर आई है, जो भी इंपोर्ट कंटेंट बेस पे है। तो कमजोरियां तो हमारे सारे इकोनॉमी में बहुत हैं। You mean to say that Bangladesh's exports only in the textile sector are more than Pakistan's exports? Exactly. देखें ना, ये स्टेटिस्टिक्स हैं, आप उसको विजिट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो क्यों बेहतर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट हैज़ फुली एक्सेल्ड, बट कंपैरेटिवली इट हैज़ समथिंग टू क्लेम जो अनलाइक टू अस हमारे क्लेम्स के बरक्स है। दे हैव पॉजिटिव क्लेम्स। अब हम वापस आ जाएं कि इस सारे 22% और 10% के बीच में आखिर और एफडीआई, मुझे याद है कि हसन इकबाल के साथ, अब आपने जो बातें की, एक और बात भी ऐड करें कि हसन इकबाल के यहाँ मीटिंग थी, आई वाज देयर, तो उसने कहा कि भाई म्यांमार हमसे ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। म्यांमार, वाई पाकिस्तान इज नॉट अट्रैक्टिंग दी एफडीआई। तो उसके लिए उन्होंने मेरे सामने चेयरमैन एफबीआर और बीओआई के चेयरमैन के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की कि 15 दिन के अंदर मुझे वो लवाजमात बताएं जिसकी वजह से हमारी एफडीआई जो है वो म्यांमार से भी नीचे खड़ी है। आज उस 15 दिन को खैर कई महीने हो गए। पाकिस्तान में तो आपको पता है, इवन एक आपका ब्रेक डाउन हो गया, उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से हर 15 दिन में हम सोचते हैं कमेटी बन गई है, वो रिपोर्ट करेगी, बताएगी। तो ये एक सिलसिला नॉर्मल है। इनएफिशिएंसी इज नॉर्मल। इनएफिशिएंसी देखें, महातिर मोहम्मद के लिए कहा जाता है, ये भी अखबार के हवाले से हमने ये चीज़ें पढ़ी कि इमरान खान ने जब कहा कि भाई मेरे पास सबसे बड़े जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है कि मैं इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की राह में रुकावट में, वो है करप्शन। महातिर मोहम्मद ने कहा था कि नहीं, करप्शन मेरे पास भी है, मगर यहाँ पे इनकम्पिटेंसी है। यहाँ पे जो है आपकी लेवल ऑफ कम्पिटेंसी टू टेक यू एंड गाइड यू टुवर्ड्स बिकमिंग। डार साहब बार बार कहते हैं, आपको याद है कि मैं इतने नंबर ऑफ इकोनॉमी पे ले जाता, ऐसा नहीं होता, हम फिर वहीं पे खड़े हुए हैं, 47, 45, 46 उन्हीं पे खड़े हुए हैं। WTO के अगर हम स्टेटिस्टिक्स में देखते हैं, जो भी आपकी बातें हैं उसको हम क्लब करें कि WTO की स्टेटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हम 50वें और 60वें नंबर पर
जो है वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से एक तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का जिक्र किया इन्होंने ब्रेक से पहले, वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक साइकिल काफी गुजरे हैं, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ टाइम। सी द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशन, 4th डायमेंशन इज टाइम। इशू ये कि हमारे लोगों को टाइम मिला बहुत दफा, और बहुत दफा रिलीफ भी मिला, IMF से भी मिला, वर्ल्ड बैंक से भी मिला, वेवर भी मिले, आसानियां भी मिली, वह हम तरक्की करना नहीं चाह रहे थे। तरक्की हम करना नहीं चाह रहे थे, हम तरक्की के खिलाफ हैं, हम तरक्की पसंद सोच के खिलाफ हैं। बात यह है इंजीनियर MA जब्बार साहब, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ऐसी बात नहीं। आप भी जैसे कह रहे थे कि देयर वाज ए टाइम, और टाइम फ्रेम में ही बंदे को काम करना होता है। उस टाइम फ्रेम में हमारे ऊपर बड़ा हौला हाथ जैसे कहते हैं ना रखा हुआ था, जो मर्जी हम चाहें करें। ये मुशर्रफ साहब तो खैर दुनिया से चले गए, उनके दौर में से लेकर उसके बाद भी काफ़ी हमें रिलीफ मिली। सर हम ठीक करना नहीं चाहते, आप एग्री करते हैं या नहीं करते? देखें, बात दरअसल ये है कि ठीक करना नहीं चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप देखें कि इस वक्त IMF के प्रोग्रामों में जिस चीज़ के ऊपर 2 चीज़ें आती हैं सिर्फ, एक तो आप उनको एक क्वांटिटेटिव आप जो है इंडिकेशंस देते हो कि जनाब मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ, जनाब मैं बिजली के बिल बढ़ा रहा हूँ, इतने बढ़ा रहा हूँ, जनाब मैं जो हूँ वो अपना गैस के सिलसिले में इतनी जो है वो बढ़ा रहा हूँ, मैं जो हूँ सेल ऑफ एनर्जी तो जो 2 ट्रिलियन की 3 ट्रिलियन की है उसमें से मैं 1.8 जो है वो हासिल कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक